लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर ऑफ एसबीआईएलएल। और हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टअप वाला चैप्टर। तो स्टार्टअप में अपन ने पढ़ा था स्टार्टअप क्या होते हैं, ऐसे न्यू वेंचर्स जो कुछ इनोवेशन करते हैं, जो न्यू होते हैं 10 ईयर्स के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होता है, उनको अपन स्टार्टअप बोलते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बहुत सारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस कि स्टार्टअप के पास क्या क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि स्टार्टअप को पैसों की जरूरत होती है। तो वो पैसा कहाँ से लाता है, किससे लाता है, किस फॉर्म में ला सकता है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो भी कैपिटल स्टार्टअप को लगता है वो दो तरह का होता है। जो हम कैपिटल लेते हैं, उधार नहीं लेते हैं, कैपिटल लेते हैं। एक होता है सीड कैपिटल और एक होता है सीरीज कैपिटल। सीड कैपिटल वो होता है जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें लगता है, जो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो इनिशियल कैपिटल, सबसे इनिशियल कैपिटल लगता है, उसे हम सीड कैपिटल बोलते हैं। ये मोस्टली ओनर या तो खुद का पैसा लगाता है, या फ्रेंड्स या रिलेटिव से लेके लगाता है, या एंजल इन्वेस्टर से भी लेता है। तो ये सबसे पहले जो हम सीड कैपिटल के थ्रू हम अपने बिजनेस के आइडिया को डेवलप करते हैं, अपने आइडिया को प्रोडक्ट सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं, एंड फाइनली अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड कैपिटल। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सीरीज। सीरीज कैपिटल में अपन ने क्या पढ़ा था कि सीरीज फंडिंग जो होती है वो सीड राउंड के बाद होती है। सीड राउंड के बाद जब आपको फर्दर पैसों की जरूरत होती है और थोड़े ज्यादा अमाउंट में, तो बेसिकली सीरीज क्या होती है ना, जब आपको थोड़े ज्यादा अमाउंट की फंडिंग की जरूरत होती है, फ्रॉम अराउंड लेट्स से $2 million टू $10 million, आपको मोटे पैसों की जरूरत है, ज्यादा पैसों की जरूरत है। एंड यूजुअली यू रेज इट फॉर लाइक 6 months to 2 years। तो जब आप लंबे समय के लिए थोड़ा बड़ा फंडिंग उठाते हैं सीड फंडिंग के बाद वाले राउंड में, उसको अपन बोलते हैं सीरीज फंडिंग। यूजुअली सीरीज फंडिंग में आपको अपना 10 to 30% स्टेक देना होता है कंपनी का। 10 to 30% स्टेक यानी 10 to 30% ओनरशिप यूजुअली आपको देना पड़ता है ओनरशिप का सीरीज फंडिंग में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अब आपको पैसा लेना है, चाहे सीड फंडिंग में चाहे सीरीज फंडिंग में। तो आपके पास या तो आप उधार ले सकते हो, या तो अगर आप इक्विटी ले रहे हो तो आप किससे लोगे? किससे लोगे? देखो, या तो ओनर अपना खुद का पैसा लगा सकता है, या रिलेटिव फ्रेंड से ले सकता है। और अगर खुद खुद भी गरीब है और रिलेटिव फ्रेंड्स भी गरीब है, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? आप पैसा रेज कर सकते हैं तो प्राइवेट इक्विटी फर्म से या फिर वेंचर कैपिटल फंड से। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट लोग क्या होते हैं और प्राइवेट इक्विटी लोग, ये लोग जो है ना स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उनकी इक्विटी के बदले। या तो वो इक्विटी शेयर्स लेते हैं, या तो वो कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं, या कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेते हैं। ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको प्रैक्टिकली डिफरेंस बताया था कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है वो मैच्योर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी सेटल होती हैं, टर्नओवर बना रही होती हैं, वैसी। और वेंचर कैपिटलिस्ट लोग ना स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, न्यू कंपनीज में। तो अभी भले टर्नओवर जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ बहुत है, स्केल बहुत हो सकती है। तो ऐसे स्टार्टअप जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत होती है ना, ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट लोग। हाँ, वे क्लियर विद दिस। तो यहाँ पर आपको बोला कि जो वेंचर कैपिटल और पीई फर्म्स लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट करते हैं, पहले एक नॉन बाइंडिंग ऑफर करते हैं प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन के बेसिस पे। फिर उसके बाद वो लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं स्टार्टअप का। ड्यू डिलिजेंस यानी डिटेल में वो लोग चेकिंग करते हैं कि ये स्टार्टअप फाइनेंशियली कैसी है, लीगली कैसी है, टेक्निकल, तीनों वे में ड्यू डिलिजेंस करते हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियली, लीगल। और उसके बाद उनको सही लगता है तो फिर वो लोग फाइनली इन्वेस्ट करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोसेस क्या है, अपन ने पढ़ा था वेंचर कैपिटल या पीई देने का। प्राइवेट इक्विटी फंड जब इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले वो लोग बनाते हैं टर्म शीट, सबसे पहले वो लोग देते हैं टर्म शीट। फिर उसके बाद फाइनली जब शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, एंड देन उसके बाद राइट्स और ड्यूटीज असाइन करने के लिए हम बनाते हैं शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। बस हो गया। उसके बाद फाइनली हम शेयर्स इशू कर देते हैं, आरओसी फाइलिंग कर देंगे, आर्टिकल में ऑल्टर कर देंगे, एंड देन जो भी कंडीशन है उसको कंप्लीट कर देंगे, एंड दैट्स हाउ फंडिंग विल बी रेज्ड। एंजल इन्वेस्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वो लोग होते हैं, समझ लो बड़े लोग, बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है, एंजल इन्वेस्टर्स, बड़े लोग। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। यस, दोज हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। एंड यहाँ पर आपको बोल दिया गया, आप सेबी में इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, कैसे बन सकते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज लॉ में मॉड्यूल 2 में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर एंजल इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो दे हैव टू मेक श्योर कि जिस स्टार्टअप में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट स्टार्टअप इज नॉट प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड बाय एनी इंडस्ट्रियल ग्रुप जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो। मतलब अगर कोई स्टार्टअप ऐसा है जो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर हो रहा है तो उसको एंजल इन्वेस्टर्स लोग फंडिंग नहीं दे सकते। दूसरा, एंजल इन्वेस्टर्स लोग सिर्फ ऐसी स्टार्टअप को फंडिंग दे सकते हैं जो उनसे रिलेटिव नहीं है, उनके फैमिली कनेक्शन में नहीं है। दूसरा, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे
एंजल फंड वाले वो कम से कम 25 लाख कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 करोड़ कर सकते हैं एक स्टार्टअप में, उससे ज्यादा नहीं। एंड जो भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट विल बी सब्जेक्ट टू द लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रिज राउंड आपको पढ़ाया था। ब्रिज राउंड में मैंने आपको पढ़ाया था कि कई बार क्या होता है ना, सीड फंडिंग के बाद और सीरीज फंडिंग के पहले हमें कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है, छोटे मोटे फाइनेंस की, कम टाइम के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अंटिल एंड अनलेस वी रेज सीरीज कैपिटल। और जब अपन सीरीज कैपिटल रेज करते हैं तो अपन ब्रिज कैपिटल वापस कर देते हैं। तो वो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो हमें जरूरत होती है उसको बोलते हैं ब्रिज राउंड। सो दिस ब्रिज राउंड इज टू कवर अ गैप बिटवीन द सीड फंडिंग राउंड एंड द सीरीज फंडिंग राउंड। तो ये एक फंडिंग ऑप्शन है जो ब्रिज करता है दो दो फंडिंग राउंड्स के बीच में। अगर हमें कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल छोटे मोटे अमाउंट की जरूरत होती है तो हम एक ब्रिज राउंड भी बीच में कर लेते हैं। तो इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था अबाउट सीड फंडिंग, सीरीज फंडिंग, ब्रिज फंडिंग। अब देखो ये बहुत डिटेल में है नहीं, तो क्योंकि एक एक फंडिंग ऑप्शंस के ऊपर पूरी बुक बन सकती है। सीरीज फंडिंग के ऊपर पूरी एक बुक बन सकती है सेपरेट, सीड फंडिंग के ऊपर एक अलग बुक बन सकती है, एक चैप्टर भी बन सकता है। तो आपके बुक में तो एक पैराग्राफ ही दिया है ना, तो एज ऑफ नाउ आई विल रिस्ट्रिक्ट माई डिस्कशन ओनली टू दिस मच। आप लोग इसको फ्यूचर में चाहें तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट अभी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पढ़ना है कि सीरीज फंडिंग क्या होती है, सीड फंडिंग क्या होती है, ब्रिज फंडिंग क्या होती है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज यस बोलो। While writing answers in exam, if we know more points in the book, it आई वुड सजेस्ट यू, तो बुक में है आप उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो अनलेस एंड अनटिल आपका कंटेंट बहुत कम हो रहा है एंड द मार्क्स इज मोर, द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन इज। अदरवाइज जो बुक में लिखा है उतना अगर लिखोगे तो सफिशिएंट है। बट अगर कंटेंट बहुत कम हो रहा है एंड मार्क्स बहुत ज्यादा है तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो। यस। हाँ देखो, आपको कशिश आप अगर याद करोगे स्टार्टअप की डेफिनेशन, तो आपको याद है अपन ने स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या पढ़ा था? स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या था? आपके बिजनेस को स्टार्टअप तभी माना जाएगा जब आपका बिजनेस नया है। यानी कि मान के चलो हमने आज कंपनी बनाई 2024 में, तो हमारी कंपनी एज ए स्टार्टअप रजिस्टर हो सकती है सिर्फ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर विच टिल नेक्स्ट टिल 2034। 2034 तक हम स्टार्टअप कहलाएंगे, उसके बाद वी कैन नॉट बी स्टार्टअप। सो इन ऑर्डर टू बी अ स्टार्टअप यू शुड 10 less than 10 years old, योर कंपनी शुड बी लेस देन 10 years old। अगर आप 10 ईयर से ज्यादा होते हैं तो उसके बाद आपको स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टार्टअप का बेनिफिट आपको, जो गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप का बेनिफिट देती है वो आपको सिर्फ 10 ईयर्स तक देगी। बट उसके बाद भी अगर आप, मतलब आप गवर्नमेंट की नजरों में तो स्टार्टअप नहीं रहोगे, लेकिन ऑफ कोर्स फंडिंग तो आप ले ही सकते हो। लेकिन स्टार्टअप की अगर आपको बेनिफिट लेनी है, जो गवर्नमेंट स्टार्टअप को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वो सारे एग्जाम्पन्स लेने, बेनिफिट लेने हैं, तो दैट विल बी अवेलेबल ओनली टिल 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब छोटा सा पॉइंट बचा है, बेसिकली कंसिडर करो कि ये चैप्टर हमारा हो गया है। जल्दी से आ जाओ आपके आईसीएसआई मटेरियल में पेज नंबर 100 में, आपके आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 100 में आ जाओ। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपको चाहे सीरीज फंडिंग चाहिए, चाहे सीड फंडिंग चाहिए, आपको पैसे चाहिए तो कौन देगा? तो ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि या तो वीसी फर्म से हम ले सकते हैं, या प्राइवेट इक्विटी फर्म से ले सकते हैं, या फिर अपन एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हैं। ये तीन सबसे, मतलब जो स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं ना, उसमें सबसे पहले इन तीनों के नाम आते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट के भी फंड्स होते हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, इनक्यूबेटर से भी ले सकते हो। मोस्टली कौन लोग स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं? वीसीज एंड एंजल इन्वेस्टर। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रेफर नहीं करते हैं, वो लोग थोड़ा मेच्योर्ड कंपनीज को प्रेफर करते हैं। बट अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आप किन से ले सकते हो? बिना बिना पब्लिक ऑफर लाए। पब्लिक ऑफर लाओगे तो फिर तो पब्लिक से फंडिंग ले लोगे ना। बट अगर कोई कंपनी अभी तक पब्लिक ऑफर नहीं लाई है, अनलिस्टेड है, तो वो किससे फंडिंग लेगी? पब्लिक ऑफर कर ही नहीं सकते ना, अभी तो हम अनलिस्टेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो और आप लिस्ट हो जाओगे तो फिर तो आप स्टार्टअप कहलाओगे ही नहीं, क्योंकि स्टार्टअप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी को स्टार्टअप का बेनिफिट दिया जा सकता है, पब्लिक कंपनी को कभी भी स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, ये तो हमें पता है मैम। तो मान के चलो कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको फंडिंग की ज़रूरत है। मैम आईपीओ तो कर नहीं सकते, आईपीओ लाते तो पब्लिक से ही पैसा रेज़ कर लेते ना, पब्लिक ऑफर करके, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ले लेते, लेकिन हम आईपीओ तो ला नहीं सकते। तो अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती ऑफ कोर्स, और स्टार्टअप वैसे भी पब्लिक कंपनी को स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम फंडिंग कहाँ से लाएँगे? किससे लाएँगे फंडिंग? मान के चलो मेरे खुद के पास पैसा नहीं है, मेरा खुद का पैसा खत्म हो गया। मेरे रिलेटिव्स के पास भी नहीं है, मेरे रिलेटिव्स मेरे से ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, मैं उनसे क्या पैसा माँगूँगी? वही मेरे से पैसा माँगते रहते हैं। मेरे रिलेटिव्स मेरे से ज़्यादा गरीब हैं। तो और मेरे दोस्त तो मेरे से भी ज़्यादा गरीब हैं, मैं उनसे क्या ही पैसा माँगूँगी? वो उधार लेके वापस नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई। तो मैं किससे पैसा माँगूँ? फंडिंग लेने के लिए किसके पास जाएँ हम? प्राइवेट कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को जब फंडिंग की ज़रूरत होती है ना, वो लोग किससे लेते हैं? किससे लेंगे फंडिंग? वीसीज़ से लेते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स से लेते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म से लेते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वीसीज़, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स। मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल कांसेप्ट है, आपको काम में आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि बट देयर आर नो पब्लिक एक्सचेंज लिस्टिंग, बिकॉज़ देयर आर नो पब्लिक एक्सचेंज लिस्ट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकते, तो पब्लिक फंडिंग तो मिलेगी नहीं। तो आपको कौन फंडिंग देगा? प्राइवेट कंपनी मीट वेंचर कैपिटल फर्म्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स टू फुलफिल देयर फंडिंग नीड्स। तो ये लोग किससे फंडिंग लेते हैं? प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से लेते हैं, वेंचर कैपिटल से लेते हैं, इवन एंजल इन्वेस्टर से भी लेते हैं, एंजल इन्वेस्टर, राइट? एंजल इन्वेस्टर से लेते हैं, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर से लेते हैं, कस्टमर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, ये लोग से फंडिंग लेते हैं। तो ये पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा हुआ ही है बेसिकली कि अपन किससे फंड लेंगे? एंजल इन्वेस्टर्स से लेंगे, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर से लेंगे, वेंचर कैपिटल फर्म से लेंगे, प्राइवेट इक्विटी फर्म से लेंगे। अब नीचे आ जाओ स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में आपको बोल रहा है कि आपको पूरा प्रोसेस बता रहा है कि अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत है, तो एज़ अ एंटरप्रेन्योर, एज़ अ स्टार्टअप फाउंडर आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड टेक केयर और दैट यू शुड फॉलो इन ऑर्डर टू रेज़ फंडिंग एज़ एन एंटरप्रेन्योर? यहाँ एंटरप्रेन्योर की हम ज़िम्मेदारी बता रहे हैं कि एज़ एन एंटरप्रेन्योर आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए इन ऑर्डर टू रेज़ मनी, इन ऑर्डर टू रेज़ फंडिंग, बी इट फ्रॉम वीसीज़, पीई और एंजल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर देखो आपको क्या बोला है, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स amounts are usually not worth the legal and financial expense, so the burden on the company of adjusting capital structure serve new investors and the analysis due diligence on the part of investors. A company that needs money but is not ready for venture capital will typically seek angel capital. यहाँ पर आपको एक बोल दिया कि अगर आपको बहुत स्मॉलर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत छोटे अमाउंट की जरूरत है, तो आप ना वीसीज के पास नहीं जाओगे, उतना तामझाम आप करना ही नहीं चाहोगे, आप सीधा एंजल इन्वेस्टर से ले लोगे या फिर फ्रेंड्स फैमिली से ले लोगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप कौन से सोर्स से पैसा लोगे, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में कि खर्चा कितना आएगा, आपको छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट चाहिए कि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? So, however, there are routinely Series A round in sorry. Larger amount are usually unwarranted given the cost of business in field such as software, data services, telecommunication, etc. This field such as software, data services, telecommunications में usually हमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का पैसा लगता है. However, there were routinely Series A in the excess of 10 million और इसीलिए इस तरह के जो बिजनेस होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर, डेटा सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, इनमें हमें बहुत बार सीरीज फंडिंग राउंड्स करना होता है, मोर देन 10 मिलियन, इवन मोर देन 10 मिलियन यूएस डॉलर उनको रेज करना पड़ता है इन फील्ड सच एज फार्मा, सेमीकंडक्टर, रियल एस्टेट. तो अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो विच इज इन द इंडस्ट्री ऑफ फार्मा और सेमीकंडक्टर और रियल एस्टेट, फार्मा और सेमीकंडक्टर, रियल एस्टेट, तो आपको लार्जर अमाउंट की जरूरत होती है, तो आप बार बार सीरीज राउंड करते हैं. तो अब यहाँ पर ना आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि अगर आप सीरीज राउंड करते हैं तो फॉलोइंग स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है. इफ यू आर डूइंग द funding round, then you have to take care of the following steps. What are the following steps which you have to take care for doing the series funding round? Number 1, be series A ready. अब ये ध्यान सुनना, ये हो सकता है पेपर में आ जाए, बहुत इजी है, इसका आपको ध्यान में रखना है. What are the basically steps to raise सीरीज ए फंडिंग? अगर आप सीरीज ए फंडिंग करना चाहते हो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज ए, अगर आप सीरीज ए फंडिंग करना चाहते हो तो फॉलोइंग स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है. कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना है? नंबर ए, यू हैव टू बी सीरीज ए रेडी.
आपको अगर फंडिंग लेनी है तो आपको सारी तैयारियां पहले से करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, अब इन्वेस्टर आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि अच्छा आपका बिजनेस मॉडल क्या है दिखाओ, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है दिखाओ, आपकी कस्टमर स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी सेल्स कितनी है, आपकी वैल्यूएशन क्या है, और आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो। तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट अपना टाइम वेस्ट करेगा, वो वीसी एंजल इन्वेस्टर अपना टाइम वेस्ट करेगा, उनके पास इतना टाइम नहीं है। अनुपम मित्तल ने बोला था शार्क टैंक में, शार्क टैंक इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करो। पहले से आपको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करके आनी चाहिए कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। सो यू हैव टू बी रेडी। आपको तैयारियां पहले से करनी होगी, प्रेपरेशन यू हैव टू डू पहले से। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर रेवेन्यू, what is your business model, what is your market strategy, customer acquisition strategy, what are the factors that you consider for growth of your company. You have to be ready, then only you can go and approach वेंचर कैपिटलिस्ट। अगर आप खुद ही रेडी नहीं हो, अगर आपने खुद ही प्रिपरेशन नहीं हो, अगर आपने खुद ही प्रिपरेशन नहीं की है, सो हाउ यू विल गो टू द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड डिमांड फॉर फंडिंग फ्रॉम देम। सो द पॉइंट नंबर 1 इज बी सीरीज ए रेडी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, if you're looking for CA, then it might be a good idea to get familiar with what venture fund looks for to ascertain in your company. अगर आप फंडिंग चाह रहे हो वेंचर कैपिटलिस्ट से, वीसी से, आई कॉल वीसी ना, से वीसी प्लीज समझ जाना, मैं वीसी बोलूंगी तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल। So, my dear, if you want to raise a series A money from venture capital, it's very important that you should know what VCs are looking for in your company, what questions they will ask, what information they will seek from your company, and that you have to prepare well in advance. So you have to decide what are some key factors generally taken into consideration. So there are some key factors which you should take into consideration before approaching VCs. Number 1, promising unit economics. You have to do proper economics. Promising unit, which unit or which product gives you more money? What is your revenue model? What is your business model? What is your system to support efficient scaling? What is your system? How you will scale your business? What is the product market fit? What is your product and what is the demand in the market? What is your customer acquisition strategy? What is the quality of your team? All these factors you have to consider and decide well in advance before approaching venture capitalists. You have to be ready. You have to be ready. You have to properly determine your business model, your product market fit, your customer acquisition strategy, your team, etc., etc. Then only you can approach VCs to get funding from them. So point number 1 is what we are doing. We are doing the steps or the process followed by an entrepreneur, or which things which entrepreneur should take into mind before raising series A capital. So number 1 is B series A ready. Point number 2 is start early. ऐसा नहीं है कि आज मैंने डिसाइड किया फंडिंग चाहिए और आज ही मेरे को फंडिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है। एक स्टार्टअप फाउंडर था, 80 वीसीज के पास गया था, फिर भी उसको फंडिंग नहीं, शार्क टैंक में जाके उसको फंडिंग मिली। 80 वीसीज, 80 वीसीज ने रिजेक्ट किया उसका बिजनेस। 80 वीसीज के पास गया था वो फंडिंग लेने के लिए, और 80 वीसीज ने रिजेक्ट कर दिया कि हम फंडिंग नहीं दे सकते। तो आप सोचो कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपको अरेंज मैरिज करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आज डिसाइड किया अरेंज मैरिज करनी है और दूल्हा मिल जाएगा सामने। नहीं भैया, ढूंढने में ना टाइम लगता है। लाइक आपने आपका कल पेपर है, तो अगर आज आप सो के जगोगे कि आज पढ़ते हैं कल पेपर है, तो एक दिन में पढ़ के नहीं पास हो जाओगे। 6 महीने पहले से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, 6 महीने पहले से आपको क्लास लेनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना एग्जाम पास कर पाओगे। एक दिन में सो के जगोगे तो थोड़ी पास हो जाओगे। तो वही वाली बात है, स्टार्ट अर्ली। अगर आप आपको आज पैसों की जरूरत है, तो आपको 6 महीने पहले उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, बिकॉज दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। आप वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों को अप्रोच करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं, उनको अपना बिजनेस समझाते हैं, फिर अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं, आपको उनको आपका बिजनेस अच्छा लगता है, स्केलेबल लगता है, तो वो लोग मल्टीपल मीटिंग वगैरह करते हैं, टर्म शीट बनाते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर अग्रीमेंट होता है और फिर फंडिंग मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस करने में ही 6-7 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपको आज पैसों की जरूरत है, तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, यू हैव टू स्टार्ट मिनिमम 6 to 7 months prior so that you can get funding now. So that is the point, you have to start early. What we are studying, कि अगर किसी स्टार्टअप फाउंडर को फंडिंग की जरूरत है, सीरीज ए फंडिंग की जरूरत है, तो किन किन बातों का उसको ध्यान रखना है, what are the things that he should take care in order to get series A funding.
नंबर 1, बी रेडी। बी रेडी, सारी तैयारी पहले से करके रखो। आपका बिज़नेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी सब आपको पहले से पता होना चाहिए। दूसरा, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। मेक श्योर दैट यू स्टार्ट द प्रोसेस एट लीस्ट 7 टू 8 मंथ्स प्रायर टू व्हेन यू टू रेज़ सीरीज़ ए। जब आपको सीरीज़ ए का पैसा चाहिए, उसके 7 टू 8 मंथ्स पहले आपको स्टार्ट करना होगा, सो दैट जब आपका पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक आपको पैसा मिल जाए। Right, and the deal process takes place in two parts, pre term sheet, post term sheet। ये जो डील होती है, जब टर्म शीट बनती है ना, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो जो डील होती है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्री टर्म शीट, पोस्ट टर्म शीट। प्री टर्म शीट यानी पहले हम लोग डिस्कशंस करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं टर्म शीट बनाने के पहले, और फिर अपन टर्म शीट बनाते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। राइट, सो स्टार्ट अर्ली। नेक्स्ट इज लेवरेज योर नेटवर्क। नेटवर्क मतलब बहुत, नेटवर्क मतलब आपका कितने कनेक्शंस हैं। यहाँ पर नेटवर्क मतलब, अब जैसे मैं जितने लोगों को जानती हूँ, जितने लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, वो मेरा नेटवर्क हो जाएगा। अब मान के चलो मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर ए, मिस्टर ए का फ्रेंड है मिस्टर बी। मान के चलो मिस्टर बी एंजल इन्वेस्टर है और मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मेरे को पैसों की जरूरत है। तो मैं डायरेक्टली मिस्टर बी को नहीं जानती हूँ, बट मेरा नेटवर्क है मिस्टर ए के थ्रू मैं मिस्टर बी को जानती हूँ, और मिस्टर ए के थ्रू मैंने मिस्टर बी को अप्रोच किया फंडिंग लेने के लिए। यहाँ पर मैं अपने नेटवर्क का फायदा उठा रही हूँ, और इसीलिए बोला जाता है आप लोग अभी से नेटवर्क बनाना चालू कर दो। बाद में बाद में ना ऐसे लगता है यार इतने लोगों से हम मिलते हैं, सबसे कनेक्शन बना के रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर काम आता है। कभी ना कभी, भले वो इंसान आपको लगे कि ये क्या मेरी हेल्प करेगा, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर काम आता है, इसीलिए अपना नेटवर्क हमेशा बना के रखना। लोगों से आप मिलते हो, सबसे जान-पहचान बना के रखना, बिकॉज़ नेटवर्क सम डे और अदर ना हेल्प्स यू। सम डे और अदर डे यू नीड नेटवर्क। आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज के ज़माने में आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे आप जॉब चाहते हो, चाहे आप बिज़नेस करना चाहते हो। प्रोफेशनल लाइफ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ नेटवर्क। दैट्स व्हाई वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन। हम लिंक्डइन में क्या करते हैं? लिंक्डइन में एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं, जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉय से, एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए रहते हैं, सो दैट वी नी गेट पीपल व्हेन वी नीड देम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लेवरेज योर नेटवर्क मतलब अपने नेटवर्क का फायदा उठाओ। नेटवर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नेटवर्क के थ्रू भी आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, गेट फंडिंग फ्रॉम देम। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बोली गई कि सीड फंडिंग इज मोर प्लेंटिफुल एंड ईजियर एज कम्पेयर टू सीरीज। सीड फंडिंग इजीली मिल जाती है, लेकिन सीरीज ए के लिए ना बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी होती है। तो लेवरेजिंग योर नेटवर्क, यस, एंड बिल्डिंग जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिफोर यू स्टार्ट सीरीज ए इज इंपॉर्टेंट। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीरीज फंडिंग लेने से पहले इन्वेस्टर्स के साथ, वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, एंजल इन्वेस्टर्स के साथ एक कनेक्शन बनाओ, एक नेटवर्क बनाओ, एक रिलेशनशिप बनाओ, and a fundraise will make it easier for you to get potential meetings with investors and reach out to the extended network। यहाँ पर आपको बोला है एक बार अगर आप फंड रेज कर लिए ना, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना, उनसे फंड लेना। एंड यहाँ पर बोला गया रीच आउट टू योर एक्सटेंडेड नेटवर्क। एक्सटेंडेड नेटवर्क मतलब कई बार नेटवर्क का नेटवर्क भी काम आ जाता है। जैसे मेरा नेटवर्क, मैं किसी को जानती हूँ मिस्टर ए को, मिस्टर ए मिस्टर बी को जानते हैं, तो कई बार एक्सटेंडेड नेटवर्क भी काम आ जाता है फंडिंग लेने के लिए। एक्सटेंडेड नेटवर्क मतलब मेरे नेटवर्क का नेटवर्क। Are you understanding? So always focus on developing a good network. Yes, networking is prerequisite in corporate and professional life. Yes, आकाश। तो अभी से आप लोग जितने लोगों से मिलते हो, जितने फ्रेंड से मिलते हो, कॉलेज में, स्कूल में, टीचर से, सबसे ना एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना, एक अच्छा नेटवर्किंग ना, अगर आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प मिलती है। हर किसी से ना कुछ सीखने को ही मिलता है, भले वो आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आपके बराबर का हो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ना झगड़ा अवॉइड करना लोगों के साथ, एंड ट्राई टू मेंटेन अ गुड नेटवर्क एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप most of the people you meet in your life, be it online or be it face to face. Yes, I'm not talking about doing friendship, but I'm talking about networking. You know a lot of people. Yes, okay. So leverage your network. उसके बाद practice your pitch. प्रैक्टिस योर पिच मतलब ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के आप मुंह उठा के जाके शार्क्स को आप कुछ भी बोल सकते हो। एंजल इन्वेस्टर्स के सामने जाके क्या बोलोगे? पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा ना कि अब जैसे आप शार्क टैंक का एपिसोड देखे होगे, तो जो मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, अगर अभी भी नहीं देखे होगे तो आज जाके देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया था, अब शार्क टैंक में वो आता है, वो पहले से प्रिपेयर करके आता है कि ये इन्फॉर्मेशन बतानी है, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कितना फंड उसको चाहिए, अ,
उसका सेल्स कितना है, टर्नओवर कितना है, कितना प्रॉफिट उसने बनाया कि बर्न किया पैसा। यस, सारी डिटेल्स, कौन-कौन फाउंडर्स हैं, कौन क्या करता है, सीईओ कौन है, मतलब कौन-कौन जुड़े हुए हैं कंपनी से। तो बेसिकली यू हैव टू प्रैक्टिस योर पिच। जैसे इंटरव्यू की आप तैयारी करते हैं ना, तो इंटरव्यू की आपको तैयारी करनी पड़ती है ना, ऐसे आप मुँह उठा के इंटरव्यू देने नहीं जा सकते ना, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको बोला कि आप अपनी पिच पिच करने से पहले, पिच मतलब फंडिंग के लिए फंडिंग डिमांड करना। पिच मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, जो शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनको अपन पिचर्स बोलते हैं और अपन बोलते हैं कि वो लोग पिच कर रहे हैं। पिच यानी कि अपनी डिमांड माँगना। जैसे जब वो लोग बोलते हैं ना अपने बिज़नेस के बारे में बता के कि आई वांट 1 करोड़ मनी, 1 करोड़ मनी फॉर 1 पर्सन इक्विटी ऑफ माय कंपनी। तो पिच करना बोलते हैं कि वो लोग अपनी कंपनी के इक्विटी के बदले पैसा डिमांड कर रहे हैं, फंडिंग डिमांड करने बोल रहे हैं। सो दे हैव टू प्रैक्टिस इट बिफोरहैंड, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीसीज़ को अप्रोच करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहिए, सो दैट यू गेट कंफर्टेबल विद इट। जैसे स्टार्टिंग में आप इंटरव्यू देते हैं तो आप बहुत घबराए हुए रहते हैं, बहुत आप डर जाते हैं, लेकिन आप बार-बार इंटरव्यू दे लेते हो, आप 10 इंटरव्यू दे लोगे, 50 इंटरव्यू दे लोगे ना, तो आप बहुत नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं घबराओगे। आप एकदम निडर होके, एकदम फियरलेस होके फिर इंटरव्यू दोगे, क्योंकि आपने 50 इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं। आकाश, 50 मतलब 50। ओके, सो यहाँ पर आप समझो कि अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू दोगे तो आप बहुत डरे हुए रहोगे कि यार इंटरव्यूअर तो मेरा मजे ना ले ले, ठीक है, हट जाएगी आपकी। लेकिन वही-वही चीज़ आप बार-बार दे लोगे, आप 10 इंटरव्यूज़ दे लोगे, 20 इंटरव्यूज़ दे लोगे, 50 इंटरव्यूज़ दे लोगे, उसके बाद तो आप ऐसा हो जाएगा, आना, इंटरव्यू लेना, एकदम आप एकदम निडर हो जाओगे, एकदम फियरलेस हो जाओगे। तो यहाँ पर वही बोला गया कि आपको जब फंडिंग चाहिए ना, तो ऐसा मत करना कि एक ही वीसी को आप अप्रोच कर रहे हो, 100 वीसी को अप्रोच करो। 100 वीसी को अप्रोच करो और सबके पास पिच करके आओ। सबके, सो दैट यू गेट कंफर्टेबल विद इट, प्रैक्टिस योर पिच। अगर आप स्टार्टअप के अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाके अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाके, शार्क्स के पास जाके, अगर आप अपनी पिच नहीं डिमांड कर पा रहे हो, अगर आप अपनी पिच सही से नहीं बोल पा रहे हो, अपने बिज़नेस के बारे में सही से बता नहीं पा रहे हो, तो वो लोग आपको फंडिंग नहीं देंगे। आप देखेंगे जितने भी लोग शार्क टैंक में आते हैं, कितने कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग, कॉन्फिडेंटली अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं, शार्क से बात करते हैं। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। येस, दैट मेक्स यू बेटर पर्सन देन अदर। कॉन्फिडेंस, यू हैव टू प्रैक्टिस योर पिच। और यहाँ पर ना आपको एक टेक्निक बताई गई, नॉर्मली जब आप इंटरव्यू देते हैं, तो आपको ना ये बोला जाता है कि मान के चलो आप 10 कंपनीज़ में इंटरव्यू देना चाहते हैं, और जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वहाँ पर लास्ट में इंटरव्यू दो। क्यों? पहले ऐसी कंपनीज़ में इंटरव्यू दो जो आपकी लास्ट प्रायोरिटी है, जहाँ आप नहीं जाना चाहते। तो क्या है ना, उससे आपको धीरे-धीरे करके कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। से आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर आप इंटरव्यू देने में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। आप एकदम फियरलेस होके कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे पाओगे। तो फिर आप लास्ट में उस कंपनी में इंटरव्यू दो जहाँ आप एक्चुअल में जो आपकी मोस्ट प्रायोरिटी कंपनी, जहाँ आप सेलेक्ट होना चाहते हो। सेम गोज़ विथ हियर, जो आपके लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे आप फंडिंग नहीं चाहते हो, तो पहले पिच करो ताकि आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाए, और वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करे बाद में बेटर पिच करने के लिए इन फ्रंट ऑफ दोज़ इन्वेस्टर्स जिनसे आप एक्चुअल में फंडिंग चाहते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बोला गया, प्रैक्टिस योर पिच। प्रैक्टिस योर पिच में क्या बोला गया? द की इज टू टेक एन एज मेनी मीटिंग्स एज पॉसिबल, स्पीक टू अदर फाउंडर्स। दूसरे फाउंडर से बात करो हु हैज सक्सेसफुली रेज सीरीज ए। दूसरे फाउंडर से बात करो, उनका एक्सपीरियंस लो जिन्होंने सीरीज ए फंडिंग रेज किया है, कि कैसे हमें पिच करना चाहिए, एंड देयर इनपुट्स, उनके इनपुट्स लो पिच करने के लिए। सो मीट द लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स फर्स्ट। यहाँ पर आपको बोला जो आपकी लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिस्ट बना ली कि आपको 10 इन्वेस्टर्स को आप अप्रोच करोगे फंडिंग के लिए, कहीं से भी मिल जाए। तो आपकी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है ना, जो आपकी लीस्ट प्रायोरिटी है ना, उसको सबसे पहले पिच करो। तो मीट द लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स फर्स्ट, एंड दे विल आस्क यू रेलेवेंट क्वेश्चन एंड प्रोवाइड यू द फीडबैक, एंड विच यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर पिच बिफोर मीटिंग द टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि वो लोग आपको फीडबैक देंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, और फिर आप बाद में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन योर पिच while pitching to the high priority और top priority investors। तो इसलिए यहाँ पर आपको हो दिया प्रैक्टिस योर पिच। उसके बाद क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम। फंड रेज मोमेंटम का वही मतलब है कि एक वीसी को अप्रोच मत करो, अगर वो मना कर दिया तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, फिर आप तो उसके तलवे चाटने लग जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक ऑप्शन मत रखो, 10 ऑप्शन रखो।
10 ऑप्शन रखो कि अगर ये मना कर दिया तो 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 ये। एक ऑप्शन मत रखो। क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम मतलब आप सिर्फ एक ही वीसी को अप्रोच मत करो, 10 वीसी को अप्रोच करो, 50 वीसी को अप्रोच करो, कि आपके पास ऑप्शन रहे, आपके पास एक ऑप्शन रहे और आप कॉम्पिटिटिव रहें। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही के सामने हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा कि फंडिंग दे दे, प्लीज फंडिंग दे दे, नहीं। तो यू हैव टू अप्रोच मल्टीपल, यू हैव टू अप्रोच मल्टीपल VCs and multiple investors so that you will have an option. आपके पास ऑप्शन रहेगा। सेम गोज विद इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो जॉब के लिए तो आप एक कंपनी में इंटरव्यू नहीं दोगे, 10 कंपनीज में, 20 कंपनीज में, 50 कंपनीज में, जितनी कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हो उतनी कंपनीज में इंटरव्यू दोगे, ताकि अगर 50 कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिया, उसमें से 10 कंपनीज में भी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा आपके लिए बेस्ट कौन सी कंपनी है चूज करने के लिए। अगर आपको एक ही जगह आप इंटरव्यू देते हो तो आपके पास तो फिर ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना कोई और चूज करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर बोला गया क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम। फंड रेज मोमेंटम यानी कि अप्रोचिंग मल्टीपल venture funds at the same time is a good idea to get a competitive dynamic in the process। यहाँ पर बोल रहा है मल्टीपल वेंचर फंड्स, मल्टीपल वेंचर फंड्स को एक साथ अप्रोच करो एट द सेम टाइम। ये एक अच्छा आइडिया है जिससे कि हमें कॉम्पिटिटिव डायनेमिक मिल जाएगा। उसके बाद नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस, yes like a backup kind of, not backup but like an alternative option। you'll have 10 options ना, कि अगर 4 लोग फंडिंग देने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देती हूँ आकाश। आप शार्क टैंक में गए, शार्क टैंक में आपने अपना पिच किया। अब मान के चलो अनुपम ने आपको ऑफर किया 1 करोड़ रुपीज फॉर 4% इक्विटी और अमन गुप्ता ने आपको ऑफर किया 1 करोड़ रुपीज फॉर 3% इक्विटी। तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा ना, आपके पास दो एंजल इन्वेस्टर से ऑफर है, आपके पास 2 एंजल इन्वेस्टर से ऑफर है। तो अब यहाँ आपके पास ऑप्शन रहेगा ना, दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है आपके लिए, तो आप चूज कर पाओगे। अनुपम 4% इक्विटी मांग रहा है, अमन सिर्फ 3% इक्विटी मांग रहा है, तो आप अमन को चूज करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बात है ना, यस यस ये बात है। तो आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अगर मल्टीपल वीसीज रहेंगे और तो अगर वो जो सबसे कम इक्विटी मांग रहा है या जिसके टर्म सबसे ज्यादा फेवरेबल है आप उसको चूज करोगे। लेकिन अगर आप एक ही के पास फंडिंग लेने गए और मान के चलो वो भैया 50% इक्विटी मांग लिया, 30% इक्विटी मांग लिया, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी ना आप वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा वहां पर। इसीलिए बोला गया कि मल्टीपल फंड्स को अप्रोच करो, मल्टीपल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करो एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद नो योर स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस। आपकी कंपनी का वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए कि एज पर द मार्केट ग्रोथ, एज पर द मार्केट मेरी कंपनी का स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस क्या है, मेरी कंपनी का स्टैंडर्ड वैल्यूएशन क्या है। तभी आप जो है टर्म्स एंड कंडीशंस अपने फेवरेबल में रख पाओगे। अगर आपको आपका स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस ही नहीं पता है ना, तो शार्क्स जो वैल्यूएशन ऑफर करेंगे आप उस वैल्यूएशन पे पैसा ले लोगे, भले वो आपके वर्थ से बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से आई फील, लेट्स से आई फील दैट 15 लाख LPA इज माई स्टैंडर्ड वर्थ, मुझे पता है कि मेरे क्वालिफिकेशन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 15 लाख LPA, 15 LPA is my standard salary what I deserve as per the market price, मुझे पता है। तो अब मैं नेगोशिएट कर पाऊंगी, अगर कोई कंपनी मुझे कम ऑफर करेगी तो मैं उनको नेगोशिएट कर पाऊंगी कि आई फील माई वर्थ इज दिस मच, और मैं उस जॉब को अगर वो लोग मुझे कम ऑफर करेंगे, वो लोग मुझे 1 LPA ऑफर करेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो लोग मुझे 8 LPA ऑफर करेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर मुझे मेरी वर्थ ही नहीं पता है, मुझे मेरी मार्केट वर्थ ही नहीं, तो उस केस में तो भाई वो लोग मेरे को साल का 6 LPA भी ऑफर करेंगे तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द योर कंपनीज ग्रोथ, टर्नओवर, व्हाट इज योर वैल्यूएशन, you if you know the standard market price then only you will be able to negotiate the deal terms and then only it will be founder friendly। otherwise ना इन्वेस्टर्स लोग निचोड़ के खा जाएंगे, उनको कच्चा चबा जाएंगे इन्वेस्टर्स लोग। आप देखेंगे शार्क टैंक कितने तेज हैं वो लोग और बहुत अग्रेसिव होते हैं वो लोग। आप देखेंगे अगर कोई अच्छी कंपनी आ जाती है, शार्क्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं वो लोग और बहुत इंटिमिडेट करते हैं वो लोग स्टार्टअप फाउंडर्स को कि तू ले रहा है कि नहीं इतने में, अदरवाइज आई एम आउट, अदरवाइज आई एम आउट, 5 लाख फॉर 2%, ले रहा है कि नहीं,
1 मिनट है तेरे पास सोचने के लिए, अदरवाइज आई एम आउट। वो लोग इंटिमिडेट करते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स को, ताकि वो लोग डर जाएं और यू नो दे जस्ट एक्सेप्ट व्हाटएवर, इवन इफ वो उनकी कंपनी की वर्थ से कम वैल्यूएशन दे रहे हैं तो भी। तो यू शुड नो योर वर्थ, देन ओनली द डील टर्म्स विल बी फाउंडर फ्रेंडली। अदरवाइज इन्वेस्टर्स लोग ना अपने फायदे के लिए इन्वेस्टर्स लोग अपने फायदे के लिए ना फाउंडर का नुकसान भी कर सकते हैं। फाउंडर से ज्यादा इक्विटी ले सकते हैं कम पैसे देकर, उसका वैल्यूएशन गिरा सकते हैं। You should know your standard market price and you should be able to negotiate. You should be able to negotiate. आपको negotiate करना आना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है know your standard market price, know your worth, know your worth. Keep yourself up to date with the commonly offered deal. तो डील टर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अप टू डेट रखना होता है कि डील टर्म्स क्या क्या हैं। एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर टर्म शीट, it is highly possible that the firm first version is not exactly founder friendly. कई बार हो सकता है कि फाउंडर्स जो आपको पहला ऑफर दे वो फाउंडर फ्रेंडली ना हो सकता है वो आपकी वैल्यूएशन आधी से आधी घटा दे। तो उस केस में you have to be very much cautious, and the strong line of defense and the most accepted rationale for negotiating is that they are not standard market price. और आप क्या डिफेंस यूज कर सकते हो, आप ये डिफेंस यूज कर सकते हो कि ये स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा कम है, ये हमारे वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा कम है। तो दैट इज अ थिंग। के बाद आप दैट इज अ पॉइंट, नो योर स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस। उसके बाद गेट द डील टर्म राइट। उसके बाद यू हैव टू नेगोशिएट, एंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज होंगी वो दोनों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल होनी चाहिए। सो गेट द डील टर्म्स राइट। आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, फाउंडर फ्रेंडली होनी चाहिए, उसमें आपका कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए। सो द डील टर्म्स ऑफ योर सीरीज ए, मेक श्योर दैट योर डील टर्म्स आर राइट एंड कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटजी ऑफ योर बिजनेस। तो डील वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो डील फाउंडर फ्रेंडली है और वो डील इज राइट एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस। उसके बाद एंगेज अ प्रोफेशनल। देखो भैया, जब अपन फंडिंग लेते हैं तो अपन को उनको इक्विटी इशू करना होता है, पैसे रेज करने होते हैं, लॉ का कंप्लायंस करना होता है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिना सीएस और लॉयर के आप नहीं कर सकते। यू विल नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर वैल्यूएशन, यू विल नीड अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर इशूइंग शेयर्स, इशूइंग सिक्योरिटीज, for complying with the Companies Act and corporate law. You will need a lawyer also. You will need a lawyer also. So you will need professional. You have to engage professionals for getting the legal requirements fulfilled, ताकि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल कर पाओ। सो यू हैव टू एंगेज अ प्रोफेशनल। बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर, अगर आप फंडिंग रेज कर रहे हो तो यू नीड अ प्रोफेशनल। सो यू नीड अ प्रोफेशनल हु स्पेशलाइज इन द स्ट्रक्चरिंग, वेंचर कैपिटल, फाइनेंसिंग। फिर उसके बाद पेपर वर्क इन प्लेस। पूरा पेपर वर्क आपको ध्यान देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जहां साइन की जरूरत है, स्टैम्प पेपर, साइनिंग, एग्जीक्यूशन, सारा पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए। फंडिंग ले रहे हो भाई साहब आप, पेपर वर्क, टर्म्स, कंडीशन, अग्रीमेंट, सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर आप लोग टर्म शीट एग्जीक्यूट करते हैं, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। सो ऑल द पेपर वर्क शुड बी डन फॉर ड्यू डिलिजेंस, ताकि स्टार्टअप फाउंडर्स प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर पाए। कंपनीज लीगल डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट, डॉक्यूमेंट्स पूरे अप टू डेट होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। एंड लास्टली, रेज 10 to 15% मोर देन बजटेड। अगर आपको 10 लाख की जरूरत है तो 10 लाख मत रेज करो, 15 लाख रेज करो। तो आपको बोला गया कि जितना आपको जरूरत है ना उससे 10% ज्यादा रेस करो, 10-15% ज्यादा रेस करो। यू नेवर नो कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रेस करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि डबल रेस कर रहे हो, बट हाँ नॉर्मली आपको बोला गया कि आपको जितने पैसों की जरूरत है ना उसमें से कुछ 10-15% ज्यादा ही रेस करो। तो यहाँ पर आपको बोला इफ यू हैव एक्सेस टू कैपिटल, क्योंकि जल्दी से फंडिंग मिलती नहीं है। अब फंडिंग मिल रही है, सामने वाला अगर देने के लिए तैयार है तो आपको 10-15% ज्यादा ले ही लेना चाहिए। अगर इमरजेंसी में एक्स्ट्रा पैसे लग गए तो फिर कहां से लाओगे, तुरंत ब्रिज फंडिंग करनी पड़ेगी। नहीं मिला इन्वेस्टर तुरंत, तो अभी मिल रहा है ना, अगर पैसे दे रहे हैं तो ले लो एक्स्ट्रा। सो इफ यू हैव एक्सेस टू कैपिटल एंड द डील टर्म्स आर राइट, अगर आपको कैपिटल मिल रहा है और डील टर्म सही है ना तो 10-15% एक्स्ट्रा ले लो। So raise more 10-15% more than budgeted for. Raise enough to allow you a fair shot to meet your milestone of next round of funding. इतना रेस करो कि अगले फंडिंग के राउंड से पहले पहले तक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो रेस 10 to 15% मोर देन द बजटेड फॉर। तो ये सारी चीजें स्टेप्स हैं फॉर डूइंग सीरीज फंडिंग, और ये सारी चीजों का स्टार्टअप फाउंडर को ध्यान रखना चाहिए फॉर डूइंग द सीरीज फंडिंग। क्या क्या स्टेप्स है ध्यान से पढ़ो। नंबर 1, बी रेडी, तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर 2, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट 6 to 7 months अर्ली। फिर लेवरेज योर नेटवर्क, नेटवर्क बनाओ। प्रैक्टिस योर पिच,
फिर उसके बाद क्रिएट फंड रेज मोमेंटम, मतलब मल्टीपल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करो, नो योर स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस, गेट द डील टर्म्स राइट, फिर उसके बाद एंगेज अ प्रोफेशनल, पेपर वर्क, एंड लास्टली रेज 10 to 15% मोर देन द बजटेड फॉर। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, आर वी क्लियर विद दिस? यस, ओके। एक बार इसको रीड करो, एक बार इसको पूरे को फिर से रीड करो, एक बार जितना पढ़ा अपन ने इसको फिर से रीड करो। लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बस 15 मिनट्स और लगेगा, 15-20 मिनट्स मोर एंड देन विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। रीड करो इसको एक बार पूरे 10 पॉइंट्स रीड करो जितना मैंने पढ़ाया। 2 मिनट्स आई एम गिविंग यू, अपने मटेरियल में से रीड। यस, यस, यस आकाश, नन्ना प्रीतिया मकले। यस, आई लर्न फ्यू वर्ड्स ऑफ कन्नड़ा। Nanna Prithya Makale means for North students. It means my dear students in Kannada. Yes, I've learned few Kannada words. If you'll watch my backup, you will see more of them. ठीक है, that's great. तो गाइज ये वाला समझ में आया, ये बहुत इजी था, ये बहुत इजी था। ये हो जाएगा आपका 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स आपके कि जब सीरीज से फंडिंग चाहिए होती है स्टार्टअप को तो किन किन चीजों की ध्यान रखना होता है, थिंग्स टू टेक केयर, एंड व्हाट इज अ प्रोसेस फॉर अ स्टार्टअप फाउंडर टू रेज अ सीरीज ए फंडिंग। ठीक है, उसके बाद डेट फाइनेंसिंग में आ जाओ। डेट फाइनेंसिंग में यहाँ पर आपको बोला गया है कि डेट के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपको उधार लेना है, बोरोइंग्स लेनी है, डेट यानी बोरोइंग्स, लाइबिलिटी, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। और ये ना पढ़ने लायक है नहीं, बहुत ज्यादा छपरी है, बहुत छपरी है, बहुत इजी, इसको आप खुद से भी लिख सकते हो। पहला डेट फाइंडिंग में क्या, डेट फाइनेंसिंग में क्या ऑप्शन है, लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी, लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी। आपको सीधा सीधा बोल दिया कि अगर आपको बैंक से लोन मिल रहा है तो ले लो। वैसे ना बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपको बैंक से लोन चाहिए ना तो कोलैटरल देना होता है। कोलैटरल यानी कि मॉर्गेज, यूजुअली ना बिना मॉर्गेज के बैंक लोन नहीं देती है। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो मॉर्गेज करना होता है, मॉर्गेज। तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि if you are getting loan from bank and financial institutions, NBFCs, go for it if you're getting it, but the problem is कि you need to give collateral for that. collateral यानी mortgage देना होता है, कुछ ना कुछ गिरवी देना होता है आपको, तो ही वो लोग देते हैं। तो अगर आपके पास है गिरवी देने के लिए और आपको लोन मिल रहा है तो ले लो, अगर आपको उधार चाहिए तो, अगर आपको लाइबिलिटी चाहिए तो, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी। अभी तक अपन इक्विटी ऑप्शंस की बात कर रहे थे कि अगर इक्विटी के थ्रू रेज करना है मनी तो आप इक्विटी शेयर्स इशू करके रेस कर सकते हो, वीसी से, पीई से, प्राइवेट इक्विटी फर्म, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर उधार लेना है, डेट लेना है, तो क्या क्या ऑप्शन है? यस, सॉरी, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, बैंक आपको डेट देती है, बैंक्स जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती है, बैंक आपको लोन देगी। ठीक है, तो कुछ कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, लेकिन लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लोन फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसीज। बैंक आपको लोन के थ्रू फंडिंग प्रोवाइड करती है, बैंक आपको इक्विटी फंडिंग नहीं देगी। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई। आपको लोन चाहिए, आपको डेट फंडिंग चाहिए, तो आप बैंक से या एनबीएफसी से ले सकते हो। ठीक है, बैंक्स लोग ओनरशिप नहीं चाहते कंपनी में, बस ये एक फायदा है कि बैंक को ओनरशिप नहीं चाहिए होती है, वो लोग इंटरेस्ट मांगते हैं कि हमें ब्याज चाहिए। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्या कि आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल देना होता है, कंपनी का गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती है ना तो बैंक जल्दी से लोन देना प्रेफर नहीं करती है। तो आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लोन लेने के लिए? सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है लोन के लिए बैंक को, फिर बैंक आपको सैंक्शन लेटर इशू करती है, सैंक्शन यानी अप्रूवल लेटर कि ठीक है हम लोग लोन देने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद आपका लोन अग्रीमेंट होता है और फिर आपको कोलैटरल देना होता है। कोलैटरल क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है? कुछ भी हो सकता है कोलैटरल डॉक्यूमेंट, जैसे कि मॉर्गेज डीड हो सकता है, हाइपोथिकेशन डीड हो सकता है, गारंटी डीड हो सकता है, प्लेज अग्रीमेंट हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज अ कोलैटरल हम दे सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग बैंक लोन? बहुत ज्यादा इजी है, पहले बैंक को अप्लाई करो, बैंक सैंक्शन लेटर देगा, सैंक्शन यानी अप्रूवल लेटर,
सैंक्शन यानी अप्रूवल लेटर, फिर उसके बाद आपका एग्रीमेंट हो जाएगा लोन का, फिर आप कोलैटरल डॉक्यूमेंटेशन कर दोगे। उसके बाद अगर आपको लोन चाहिए तो पहला ऑप्शन था बैंक एनबीएफसी, दूसरा ऑप्शन है ईसीबी। ईसीबी यानी इंडिया के बाहर से लोन लेना। आपके ईबीसीएल, ईसीआईपीएल जो मॉड्यूल 2 में एक सब्जेक्ट है उसमें पूरा आपका डिटेल चैप्टर है ईसीबी के ऊपर। ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जब आप डेट इंडिया के बाहर से लेते हो तो उसको अपन बोलते हैं ईसीबी, और जब भी आप डेट इंडिया के बाहर से लेते हो ना तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। तो उसके लिए ना 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक ऑटोमेटिक रूट, एक अप्रूवल रूट। तो दोनों में से किसी एक के थ्रू लेना होता है। इसको अपन और ज्यादा डिटेल में पीछे एक चैप्टर है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ब्रांच इन इंडिया, वो वाला चैप्टर है, वहां पर भी पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये भी बैंक लोन के फॉर्म में हो सकता है, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट के फॉर्म में हो सकता है। बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ, ब्रीफ में समझाती हूँ। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, लेट्स से इंडिया का कोई इंपोर्टर है, लेट्स से आकाश। आकाश ना इंपोर्ट करता है गुड्स इंडिया के बाहर से, अमेरिकन सेलर है, अमेरिकन सेलर है, और आकाश ना उस अमेरिकन सेलर से उधार में गुड्स इंपोर्ट करता है, डेट में, क्रेडिट में, ठीक है। अब वो अमेरिकन सेलर, डोंट यू थिंक डरेगा नहीं आकाश को क्रेडिट में गुड्स देने के लिए? वो डर जाएगा ना अगर मेरा पेमेंट नहीं हुआ तो आकाश के बिहाफ में आकाश अपने इंडियन बैंक को अप्रोच करेगा। आकाश अपने इंडियन बैंक को अप्रोच करेगा, आकाश की इंडियन बैंक आकाश के बिहाफ में उस अमेरिकन सेलर को क्रेडिट देगी, बायर्स क्रेडिट, उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट देगी कि तुम चिंता मत करो, हम गारंटी देते हैं, तुम आकाश को उधार में सामान भेजो, तुम आकाश को गुड्स सप्लाई करो क्रेडिट में, योर पेमेंट विल बी डन, वी गारंटी यू, एंड इफ इट इज नॉट डन वी गारंटी यू वी विल मेक द पेमेंट। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से इंडिया के बाहर से उधार ही ना मिल रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी एक ईसीबी का फॉर्म होता है। आप इंडिया के बाहर के बैंक से लोन ले रहे हो, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, या कोई भी नॉन रेसिडेंट से अगर आप उधार ले रहे हो, डेट ले रहे हो इंडिया के बाहर से, नॉन रेसिडेंट से, तो उसको अपन बोलते हैं ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये 2 रूट के थ्रू हो सकता है, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट क्या होता है, लेटर स्टेजेस में एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, आपको एक छोटी सी बात बोली गई कि अंडर ईसीबी ऑल्सो द बोरो नीड्स टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि अगर आप ईसीबी लेते हो तो भी उधार तो है ही, डेट तो है ही, तो डेट जब भी आप लेते हो तो आपको कोलैटरल तो देना होता है, मॉर्गेज तो क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि ईसीबी लोगे तब भी आपको जो है कोलैटरल क्रिएट करना होगा, असेट्स को गिरवी रखना होगा, एंड आरबीआई की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी। देखो, जब भी इंडिया के बाहर का मामला आता है ना तो आरबीआई बीच में आ जाता है, और आरबीआई जो है जब भी फाइनेंशियल मैटर्स होता है ना तो आरबीआई बीच में आ जाता है, और आरबीआई की गाइडलाइंस का आपको पालन करना होता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर क्यों इतना लाइसेंस उसका लिया गया, क्यों उसके ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, क्यों बंद करा दिया गया उसको? क्यों? उसने आरबीआई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था, केवाईसी नहीं करवाया था कस्टमर्स का, बैलेंस जो मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस था उससे ज्यादा बैलेंस था लोगों के पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में, इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक बंद करवाया ना। यस, क्योंकि उसने आरबीआई की गाइडलाइंस का नहीं फॉलो किया। तो वैसे ही आरबीआई ने ईसीबी के लिए गाइडलाइंस बनाए हुए हैं। अगर आप ईसीबी ले रहे हो, अगर आप इंडिया के बाहर से डेट ले रहे हो तो आपको आरबीआई का ईसीबी गाइडलाइंस फॉलो करना ही होगा। एंड ये हो गया दूसरा ऑप्शन ईसीबी। तीसरा ऑप्शन है सीजीटीएमएसई लोन्स। ये क्या है? गवर्नमेंट लोन, और ये लोन ना एमएसएमई को मिलता है। तो ऐसी स्टार्टअप जो एज एन एमएसएमई भी रजिस्टर है, एमएसएमई का पूरा सेपरेट चैप्टर है, इसके बाद वही वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसको अपन बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो ना लोन प्रोवाइड करती है 1 करोड़ तक का, बिना कोलेट्रल के, बिना गिरवी रखे। गवर्नमेंट एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है एमएसएमई को कि आप छोटे बच्चे हो ना, चलो हम आपको एक बेनिफिट देते हैं, आपको हम 1 करोड़ तक का लोन बिना किसी गिरवी के दे देंगे, बिना किसी गिरवी के। और ये जो स्कीम है ना, इसको सीजीटीएमएसई लोन स्कीम बोला जाता है। तो सीजीटीएमएसई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है ना, उनको गवर्नमेंट बेनिफिट देने के लिए इस स्कीम के अंदर लोन प्रोवाइड करती है 1 करोड़ तक का, विदाउट एनी कोलैटरल, बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलैटरल के।
यस, तो अगर आपको लोन लेना है तो ये 3 ऑप्शंस है आपके पास। अगर आपको डेट फाइनेंसिंग चाहिए तो आप लो बैंक या एनबीएफसी से भी ले सकते हो, इंडिया के बाहर से भी ले सकते हो या फिर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी ले सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आप तभी ले पाओगे अगर आप या तो माइक्रो एंटरप्राइज हो या तो स्मॉल एंटरप्राइज हो अंडर एमएसएमई एक्ट। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म, चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं बचा है चैप्टर में, चैप्टर खत्म है। थोड़ा सा और बचा है, ये हो गया डेट फाइनेंसिंग ऑप्शन हो गया। उसके बाद लास्ट में आपको बोल रहा है आपके पास तीसरा ऑप्शन है आईपीओ। द मोमेंट आप आईपीओ लाओगे यू विल नो मोर बी अ स्टार्टअप। जोमेटो आज की डेट में स्टार्टअप है नहीं, क्योंकि जोमेटो का आईपीओ आ चुका है, वो लिस्ट हो चुकी है, जोमेटो लिस्ट हो चुकी है, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ स्टार्टअप। तो आप स्टार्टअप हो यानी कि आप प्राइवेट कंपनी हो। आप अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो यानी कि आप, यस, आप एक ओके, ठीक है। अब वापस आ जाओ यहाँ पर आईपीओ। आईपीओ तो बेसिकली लास्ट पॉइंट है। अगर अब आप लिस्ट होने के लिए तैयार हो, आपको और प्राइवेट फंडिंग नहीं चाहिए, तो ये प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब प्राइवेट फंडिंग है। प्राइवेट फंडिंग मतलब आप पब्लिक ऑफर नहीं ला रहे हो, आप प्राइवेटली फंडिंग लेना चाह रहे हो, तो आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, वीसीज के पास जाते हो, उनसे प्राइवेटली फंडिंग ले लेते हो और उनको प्राइवेट प्लेसमेंट करके शेयर्स इश्यू कर देते हो। लेकिन अब आप फंडिंग, पब्लिक फंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिस्ट होने के लिए तैयार हैं, आपको पूरी पब्लिक से, स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए, तो लिस्ट हो जाओ, लिस्ट हो जाओ। लेकिन अब यू विल नो मोर बी आईपीओ ना, द मोमेंट आप लिस्ट हो जाओगे, सॉरी, द मोमेंट आप लिस्ट हो जाओगे यू विल नो मोर बी अ स्टार्टअप, यू विल नो मोर बी अ स्टार्टअप। बट आपके पास ऑप्शन है, आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करके लिस्ट हो जाओ अगर आपको पब्लिक का ही पैसा चाहिए तो। यस, वो स्टार्टअप फंडिंग ऑप्शन में बेसिकली नहीं आएगा कि द मोमेंट आप आईपीओ लेकर के आओगे, आप लिस्ट हो जाओगे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगे, यू विल नो मोर बी अ स्टार्टअप। यस, तो यहाँ पर आपको बोला गया कि अगर आपको पब्लिक फंडिंग चाहिए तो लिस्ट हो जाओ भाई, लिस्ट हो जाओ स्टॉक मार्केट में, आईपीओ ले आओ, पब्लिक से पैसा रेज कर लो। सो कंपनी कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक थ्रू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। और जब हम शेयर्स आईपीओ लेके आते हैं ना, और हम जब हम शेयर्स इंडिया के बाहर वाले इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं ना, तो वो हम इशू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर जीडीआर कैसे काम करता है ये मैंने मेंबर्स एंड शेयर होल्डर वाले चैप्टर में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स वाले चैप्टर में आपको समझा चुकी हूँ एडीआर जीडीआर वर्क कैसे करता है, इसका पूरा प्रोसेस। तो एक बार अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि जब भी आपको इंडिया के बाहर, फॉर एग्जांपल जस्टिन बीबर को आपको शेयर्स इशू करना है, तो आप करोगे इन द फॉर्म ऑफ एडीआर। जब भी आपको इंडिया के बाहर वालों को शेयर्स इशू करना होता है तो यू इशू इन द फॉर्म ऑफ रिसीट्स विच इज नोन एज एडीआर और जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, दैट्स इट। उसके बाद कुछ एक दो ना अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फंडिंग दी हुई है, मतलब जो बहुत ज्यादा पॉपुलर अभी तक नहीं थे बट अब हो रहे हैं। एक है आपका क्राउड फंडिंग और एक है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनक्यूबेटर पढ़ चुके हैं, याद करो। इनक्यूबेटर गवर्नमेंट ने बनाया है आईआईटीज में, आईआईएम्स में हेल्प करने के लिए। इनक्यूबेटर याद है, मैंने पढ़ाया था फंडिंग वाले। Yes. यस, 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 तो एम्स में नहीं है, आईआईएम्स और आईआईटीज में है। आईआईएम्स में है, आईआईटीज में है, और मेनली आईआईटी का आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी कानपुर, वहाँ तो रिसर्च पार्क भी है, एसआरसीसी में है। तो यहाँ पर जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट ना इंक्यूबेटर्स बनाती है, अलग अलग जगह इंक्यूबेटर्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। इंक्यूबेटर्स का काम क्या होता है ना, स्टार्टअप को नरिश करना, स्टार्टअप को हेल्प प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनके कंप्लायंसेस करना, उनको ट्रेनिंग देना, मेंटोरशिप देना, सपोर्ट देना। तो इंक्यूबेटर्स ना स्टार्टअप को नरिश करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, फंडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो इंक्यूबेटर्स ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह इंक्यूबेटर बनाए हैं, यस, टू प्रोवाइड फंडिंग एंड सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। तो आप इंक्यूबेटर से भी जो है फंडिंग ले सकते हो। तो इंक्यूबेटर्स दे सेटअप द सीड, मोस्टली ये लोग सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं एंड हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप द आइडिया, प्रमोट देयर रिसोर्सेज। ये लोग उसको प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, आइडिया डेवलप करने में हेल्प करते हैं, एंड दे टेक इक्विटी स्टेक ऑफ 2 to 10%। इंक्यूबेटर्स जब फंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मली 2 to 10% के बीच में वो लोग स्टेक ले लेते हैं। दे प्रोवाइड ऑफिस स्पेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लीगल कंप्लायंसेस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मेंटरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लास्ट आपका एक और अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग में आ जाएगा क्राउड फंडिंग।
क्राउड फंडिंग यानी जब आप छोटा-छोटा अमाउंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कलेक्ट करते हो तो उसको अपन बोलते हैं क्राउड फंडिंग। जैसे कि आप देखेंगे, आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ना एनजीओज़ के ऐड देखते होंगे, ओल्ड एज होम्स के, यस ऑर्फनेजेस के, जो लोग इस तरह के एनजीओज़ चलाते हैं ना, उनका आप ऐड देखेंगे, वो लोग क्राउड फंडिंग माँगते हैं, लोगों से डोनेशन माँगते हैं कि 100-100 रुपए, अगर 1 लाख लोग भी 100-100 रुपए भाई डोनेट करेंगे तो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब एक जन से हम 2 करोड़ रुपए नहीं ले रहे हैं। हम एक जन से 1 करोड़ रुपए नहीं ले रहे हैं। हम 1 लाख लोगों से 100-100 रुपए ले रहे हैं तो हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 लाख पीपल से 100 रुपीज़ ले रहे हैं। बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग यानी कि जब आप लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से स्मॉल अमाउंट लेते हो, उसको क्राउड फंडिंग बोला जाता है। नॉट थ्रू पब्लिक ऑफर ना, नॉट थ्रू पब्लिक ऑफर, ये पब्लिक ऑफर नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया के थ्रू जब आप अपना अपना बिजनेस उनको बताते हैं, और लोगों से छोटे-छोटे अमाउंट माँगते हैं, तो उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। चाहे वो आप बिजनेस करने के लिए मंगाओ, चाहे कोई सोशल वेंचर के लिए मंगाओ या कोई सोशल कॉज़ के लिए मंगाओ। यस, तो उसको अपन क्राउड फंडिंग बोलते हैं। आप देखे होंगे, आपको ऐड तो आता ही होगा बहुत सारे एनजीओज़ का कि 100-100 रुपए सब दे दो, 100-100 रुपए डोनेट कर दो। यस, उसको अपन बोलते हैं क्राउड फंडिंग। छोटा-छोटा अमाउंट आप माँगते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, क्राउड से, सो दैट इज़ क्राउड फंडिंग, और आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मैम, यस, मेरा भी डिपेंड्स टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कि क्या है, आप इक्विटी देंगे उनको, इंटरेस्ट देंगे, क्या देंगे? तो वो डिपेंड्स होता है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। बट आपको बताऊँ, क्राउड फंडिंग ये अनकन्वेंशनल मेथड में क्यों दिया हुआ है कि अभी तक ना कोई लॉ नहीं है इसको लेकर के इंडिया में। सेबी ने एक बार 2014 में, 2014 में कंसल्टेशन पेपर इश्यू किया था, बट उसके बाद कोई लॉ नहीं आया। तो क्राउड फंडिंग के ऊपर अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं है तो उसको रेगुलेट करे। बट बहुत सारे सोशल कॉज वाले स्पेसिफिकली क्राउड फंडिंग लेते हैं। कई लोग, अब जो लोग डोनेशंस वगैरह लेते हैं ना, जैसे चैरिटी एनजीओज़ वगैरह हो गई, तो वो लोग तो फ्री में ही लेते हैं कि आपकी श्रद्धा है, आप इतना-इतना डोनेट कर दो। बट वो लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं जिससे वो लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रीच कर पाएँ। 1 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को रीच कर पाएँ। अगर 1 करोड़ पीपल 1-1 रुपए भी डोनेट करेंगे तो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा ना। सोचो ना, 1 करोड़ पीपल अगर 100 रुपीज़ भी डोनेट करेंगे तो 100 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा। तो ये लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। अब वो बदले में क्या देंगे, क्या नहीं, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। बट जो सोशल कॉज के लिए करते हैं, जो चैरिटी के लिए एनजीओज़ वगैरह करते हैं, वो लोग तो भई चैरिटी के ही नाम पे लेते हैं, डोनेशन के नाम पे लेते हैं। अभी तक कोई प्रॉपर लॉ नहीं आया है इंडिया में इसको रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये एक अनकन्वेंशनल मोड है, बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट होता है। आजकल धीरे-धीरे करके ये कंसेप्ट फेमस हो रहा है क्राउड फंडिंग का। शार्क टैंक में भी आप याद करोगे, सीज़न 1 में ना एक जुगाड़ू कमलेश आया था। अगर आपको याद होगा तो एक जुगाड़ू कमलेश आया था, जो फार्मिंग का कुछ उसने इक्विपमेंट अपने हाथ से बनाया था डिज़ाइन करके, पानी, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने के लिए एग्रीकल्चर लैंड में। तो ना उसको विक्टर सिंह ने बोला था कि आप क्राउड फंडिंग क्यों नहीं रेज़ करते हो? आप क्राउड फंडिंग रेज़ करो, आपको मिल जाएगा फंडिंग वहाँ से। यस, तो ये होता है। यस, यस, क्राउड फंडिंग अलग-अलग तरह का हो सकता है। यस, वेरी नाइस आकाश। इक्विटी बेस्ड, रिवॉर्ड बेस्ड, डोनेशन बेस्ड, डिपेंड्स कि आपके फंडिंग का पर्पस क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ क्राउड फंडिंग। it is influential, you know, क्राउड फंडिंग, it does. हाँ, So, हाँ, यस, वो तो इन्क्यूबेटर्स ना, क्राउड फंडिंग नहीं है। आप इन्क्यूबेटर्स का बोल रहे हो ना, कि अगर कोई कोई भी कंपनी इन्क्यूबेटर में पैसा लगाती है तो इट विल बी काउंटेड एज़ सीएसआर। यस, बिकॉज़ इन्क्यूबेटर में बेसिकली गवर्नमेंट पैसा लगाती है स्टार्टअप्स को बेनिफिट करने के लिए। तो आप इन्क्यूबेटर्स में भी पैसा लगा सकते हो टू बेनिफिट स्टार्टअप्स। सॉरी। यस, यस, गवर्नमेंट अलग-अलग जगह इंक्यूबेटर्स बनाती है। अब कहाँ-कहाँ इंक्यूबेटर अभी तक गवर्नमेंट ने बनाया, वो आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यू कैन गूगल इट। oh, ठीक है। क्राउड फंडिंग में आ जाओ। क्राउड फंडिंग यहाँ पर बोला है कि दिस इज़ अ रीसेंट फेनोमेनन, मतलब अभी-अभी थोड़ा फेमस हो रहा है ये। फॉर गेटिंग सीड फंडिंग थ्रू स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर आप स्मॉल अमाउंट लेते हो, लेट्स से ₹10, ₹100,
कलेक्टेड थ्रू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप 1 लाख लोगों से 100 रुपीज लोगे तो 1 करोड़ कलेक्ट हो जाएगा। और 1 लाख लोगों को अगर आपको रीच करना है तो कैसे रीच करोगे? इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, वेबसाइट, इंटरनेट के थ्रू यू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू इंटरनेट। How you reach them? By showcasing your idea to large number of people, trying to convince them to provide money। आप अपना आइडिया बताते हो, अपना बिजनेस, आप क्या करोगे उस पैसे से, अपना आइडिया बताते हो, एंड यू ट्राई टू कन्विंस लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी। Yes, you can use you can make a portal on the you can पुट अप ऑन योर प्रोफाइल। आप अपना प्रोफाइल या प्रेजेंटेशन वेबसाइट्स में डाल सकते हैं, और जिससे कि लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चलेगा और लोग इन्वेस्ट करेंगे, राइट? सो यू कैन मेक योर प्रोफाइल विच शुड इंक्लूड योर बिजनेस आइडिया, इम्पैक्ट एंड रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न, जिसमें आप अपना बिजनेस आइडिया के बारे में बताओगे, इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न मिलेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब आप बता सकते हैं। 2014 में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं बना है। बट ये जो कंसल्टेशन पेपर इशू किया था सेबी ने, इसमें ना क्राउड फंडिंग को डिफाइन किया था कि क्राउड फंडिंग एक्ट एज अ सॉलिसिटेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स थ्रू वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग फॉर एनी बिजनेस वेंचर और सोशल कॉज और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको बोला कि जब आप फंड सॉलिसिट करते हो, सॉलिसिट मतलब मंगाते हो, व्हेन यू सॉलिसिट फंड्स, small amount of funds from large number of people through social networking, websites or web based platform, that is known as crowdfunding. It can be for specific project, it can be for business or it can be for social cause। crowdfunding किसी social cause के लिए भी हो सकता है, एनजीओ के लिए भी, बिजनेस के लिए भी हो सकता है, या किसी प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्राउड फंडिंग, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत ही ज्यादा फुद्दू है, आप इसको अपने मन से भी बना के लिख सकते हो, इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं, बट आई विल रीड आउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? जो भी अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उसको अपन एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और जो बंदा खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है उसको अपन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या करता है? रिस्क लेता है, रिस्क लेके न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, और नए गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, प्रोवाइड करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11-12 से भी। बहुत ही फुद्दू है, आप इसको खुद से बना के लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट। आप बिजनेस करते हो पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी डू। So entrepreneurship is a process of making money, earning profits, and increasing wealth while posing characteristics such as risk taking, management, leadership। जो entrepreneur होता है ना, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की क्षमता रखता है, उसमें कैसे फीचर्स होते हैं? वो रिस्क टेकिंग होता है, लीडर होता है, लीडरशिप, इनोवेशन, मैनेजमेंट, ये सब स्किल्स होती है उसके अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वेटेड टू स्टार्टिंग ओन बिजनेस। हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, जॉब नहीं करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। सो एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी इक्वेटेड टू स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इज द वन हु इज विलिंग टू बियर द रिस्क। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? जो रिस्क बियर करने के लिए तैयार होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर रोल ऑफ इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर एक तरह का इनोवेटर भी होता है, एंड ही डेवलप्स गुड्स एंड प्रोसेसेस। बहुत इजी था, आप अपने मन से भी इसको बना के लिख सकते हो। ये याद कर लेना, 4 एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। एंटरप्रेन्योरशिप के 4 की एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहला, इनोवेशन। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो मतलब आप कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहे हो। रिस्क टेकिंग, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। खुद का बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना मजाक बात नहीं है, जिगरा होना चाहिए, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तभी तो लोग जॉब में जाते हैं कि जॉब सिक्योर है, हाँ ठीक है, जॉब लग गई, सिक्योर है, हर महीने इतना पैसा आता रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क है, हो सकता है किसी साल धंधा ना चले, कोविड आ गया, बिजनेस ठप, लॉसेस में चल रहे हैं। बी हैविंग रिस्क टेकिंग एबिलिटी, विजन बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा करना है। अगर आप 50 लाख की जॉब से सेटिस्फाइड हो, 20 लाख की जॉब से सेटिस्फाइड हो, तो आप फिर भैया जॉब ही करो। बट अगर आपको बहुत करोड़ ऑफ रुपए कमाने हैं, विजन बड़ा है आपका, तो खुद का बिजनेस चालू करो। आपके पास ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए। ये चारों की एलिमेंट्स है एंटरप्रेन्योरशिप के, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल। उसके बाद ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या-क्या ट्रेड्स होते हैं, मतलब फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर कैसा होता है? रिस्क टेकिंग होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, इनोवेटिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सारे जितने एडजेक्टिव आपको पता है ना, सारे एडजेक्टिव डाल देना। सर्वगुण संपन्न होता है, ठीक है? सर्वगुण संपन्न। ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए? ही शुड डेवलप एंड ओन हिज ओन एंटरप्राइज, ही इज अ रिस्क टेकर, ही इज इनोवेटिव, he is independent, he tries to do something better, he
विथस्टैंड हार्ड लाइफ होती है लेकिन वो उसको पूरा विथस्टैंड करता है, पेशेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, कॉम्पिटिटिव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, एक्सेट्रा। मतलब सारे जितने अच्छे एडजेक्टिव पता है ना, एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग, लीडर, कॉम्पिटिटिव, रिस्पॉन्सिबल, पेशेंट, इनोवेटिव, रिस्क टेकर, सारे एडजेक्टिव्स डाल देना कि एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए। बहुत बकवास, खुद से लिख सकते हो, एकदम इजी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, शेम टू शेम, शेम टू शेम, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, खुद से बना के लिख सकते हो आप, इसको खुद से आप बना के लिख सकते हो, बस एक बार रीड ले लो कि एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग की। अगर आप क्रिएटिव सोचोगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलाओगे? बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू शुड बी क्रिएटिव, एबल टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर। नेक्स्ट, बिजनेस सीक्रेट रखना चाहिए आपको। ये नहीं कि अपने बिजनेस के बारे में सब लोगों को गा रहे हो, सब लोगों को बता रहे हो। आपका बिजनेस सीक्रेट आपके पास रहना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होने चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहां तक रीच करना है आपको, कितना बिजनेस को स्केल करना है, कितना प्रॉफिट कमाना है। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, तभी आप अपना बिजनेस कर पाओगे। आपके ह्यूमन रिलेशन अच्छे होने चाहिए आपके कस्टमर और एम्प्लॉयज के साथ। आप देखेंगे कस्टमर भगवान है, कस्टमर भगवान है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो कस्टमर आपका सब कुछ है। सो यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन विद योर कस्टमर एम्प्लॉयज एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी। आपके पास, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप खुद का बिजनेस नहीं कर पाओगे। सो दैट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ही ज्यादा फुद्दू टॉपिक है, बस इसको आप एक बार रीड ले सकते हो, खुद से लिख सकते हो, ठीक है। की एलिमेंट्स बस याद कर लेना, चारों की एलिमेंट्स। डेफिनेशन तो आप खुद से लिख दोगे एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इज वेरी जनरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टअप। बहुत ही ज्यादा फुद्दू है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप ना, आप अगर 100 साल से धंधा कर रहे हो तो भी आप एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन स्टार्टअप सिर्फ आपको नए नए बिजनेस को स्टार्टअप बोला जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, एवरी स्टार्टअप इज एंटरप्रेन्योरशिप, बट एवरी एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब सिर्फ आपको स्टार्टिंग 10 years के लिए स्टार्टअप बोला जाएगा। व्हाट इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस इन 15 years, 20 years, then also you are entrepreneur, but you're not startup. So what is the difference between entrepreneurship and startup? What is the difference between entrepreneurship and startup? So the primary distinction between the startup and entrepreneurship is that entrepreneur refers to all businesses, ventures, new or old. चाहे वो new business हो, चाहे वो old business हो, you are entrepreneur. स्मॉल बिजनेस हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, सब कुछ हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप कंपनी बनाओ। व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? जरूरी नहीं है कि आप कंपनी बनाओ। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी धंधा कर रहे हो, या पार्टनरशिप फर्म में धंधा कर रहे हो, या आप एलएलपी बना के धंधा कर रहे हो, कंपनी बना के धंधा कर रहे हो, डजंट मैटर। चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी धंधा करो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। बट अगर आपको स्टार्टअप बनना है तो यू शुड बी अ न्यू वेंचर। सिर्फ स्टार्टिंग 10 years के लिए आपको स्टार्टअप बोला जाएगा। सो ऑन दी अदर हैंड, स्टार्टअप इज अ न्यूली एमर्ज्ड बिजनेस वेंचर, जो न्यू बिजनेस वेंचर होता है बाय एन इंडिविजुअल फाउंडर टू मीट द मार्केट गैप। एंड स्टार्टअप मोस्टली मीन्स न्यू बिजनेसेस। बेसिकली बेसिक डिफरेंस ये हो जाएगा, चाहे आप न्यू बिजनेस हो, चाहे या आप ओल्ड बिजनेस हो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, बट स्टार्टअप इज ओनली न्यू बिजनेस। सिर्फ न्यू बिजनेस को ही अपन स्टार्टअप बोलते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? यस, क्लियर एवरीवन। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कुछ ना आपको केस स्टडीज दी हुई है स्टार्टअप्स के ऊपर। जोमैटो की केस स्टडी दी हुई है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की केस स्टडी दी हुई है। इंडिया में कौन कौन से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है उनका नाम बताया हुआ है आपको। देखो, कुछ कुछ कंपनीज तो आईपीओ भी ला चुकी है, जैसे कि जोमैटो, नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम। पेटीएम का तो भाई डूब भी गई। इतना परसेंट पेटीएम अपने लोएस्ट स्टॉक प्राइस पे है। मोर देन 50,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है पेटीएम के शेयर में, इतना गिर गया है। बट ठीक है, छोड़ो उसको 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 पेटीएम के ऊपर नहीं जाते। कई सारी कंपनीज तो स्टार्टअप से इतना ग्रो चुकी है कि वो यूनिकॉर्न बनने के बाद भाई
आईपीओ भी ला चुकी है जोमेटो, नाइका। नाइका कब से लिस्टेड है? नाइका का शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी तो बहुत ऊपर चल रहा है नाइका का शेयर। ठीक है, स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न कौन कौन से बन चुके हैं देखो, आपको एग्जांपल दिया है, पर्पल, टाटा 1mg, लिव स्पेस, डील शेयर, क्रेड, एको। एको का वो आता है ना, शार्क टैंक में ऐड आता है एको का, एको से टॉप हेल्थ इंश्योरेंस टॉप अप कराओ, देखियो ऐड। भारत पे, अश्नीर गोवर की कंपनी, ब्लिंकिट जोमेटो ने खरीद ली। क्रेड कार देखो, क्रेड का जो फाउंडर है ना वो भी एंजल इन्वेस्टर, नाम क्या है, मैं नाम भूल जाती हूँ, मेरी सबसे गंदी बीमारी है। ठीक है, इजी माई ट्रिप, देखे होगे ट्रिप, मीशो, शेयर चैट, मोबीक्विक, मामा अर्थ, फार्मेसी, मीशो, फर्स्ट क्राई, बाईजू, बिग बास्केट, लेंस कार्ट, अन अकेडमी, ये सारे आपके क्या हैं, यूनिकॉर्न्स के नाम दिए हुए हैं। दो केस स्टडी आपको दी हुई है, एक ज़ोमैटो की केस स्टडी आपको दी हुई है, और एक डिलीवरी। डिलीवरी जानते हो ना, जब अमेज़न वगैरह से आप पार्सल करते हो तो कई बार डिलीवरी से आती है ना आपकी पार्सल। डिलीवरी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो डिलीवरी करती है। ठीक है, तो डिलीवरी की केस स्टडी दी हुई है आपको, 2 केस स्टडी दी हुई है। एक बार बस रीड ले लेना, दैट्स योर होमवर्क। खुद से रीड लेना बस एक बार, डिलीवरी की केस स्टडी और ज़ोमैटो की केस स्टडी दी हुई है। तो आपको रीड करना है, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट है। वी आर डन विद दिस चैप्टर। यस, यस, यस। हाँ, ऐड देखियो ना एको का। यस, ठीक है। हाँ, हाँ, यूनिकॉर्न वाला, ये वाला आपको यूनिकॉर्न के ऊपर जो है सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि यूनिकॉर्न क्या होता है। ऐसी स्टार्टअप्स जो 1 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन में पहुंच जाती है उसको अपन यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा यूनिकॉर्न होता क्या है, फिर उसके बाद यूनिकॉर्न के फायदे क्या-क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपको एग्जांपल्स देना होगा कि इंडिया में कौन-कौन यूनिकॉर्न है, जैसे कि ये सारे स्टार्टअप्स। ऐसे कौन-कौन से यूनिकॉर्न कौन है जो आईपीओ भी ला चुके हैं, जैसे ज़ोमैटो, नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम। यस, एग्जांपल्स देना होगा। ये इतना काफ़ी है, यहाँ से आप 1-2 पॉइंट लिख देंगे। यूनिकॉर्न क्या होता है ये अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं एक जगह पे। यूनिकॉर्न जो ऐसी कंपनी जो 1 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन पे पहुंच जाती है उसको अपन यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो इसको, मैम ये सॉरी, सी, प्राइवेट नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टअप कब होते हो? आप स्टार्टअप तभी होते हो जब आप प्राइवेट कंपनी हो। एक बार अगर आप लिस्टेड हो गए तो नाउ यू आर नो मोर अ स्टार्टअप, राइट? बट उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है कि आप एक टाइम पे तो यूनिकॉर्न बने थे ना, सो इट्स नॉट लाइक नाउ यू आर नॉट द यूनिकॉर्न। इफ वंस अ यूनिकॉर्न ऑलवेज अ यूनिकॉर्न, सो इफ यू बिकम यूनिकॉर्न एंड देन यू गेट लिस्टेड, देन वी विल से ना कि अब ज़ोमैटो यूनिकॉर्न है, भले वो लिस्ट हो गया है, so still we will say now because it became unicorn. It came to the valuation of 1 billion US dollar when it was a startup. So ओके 1 billion यूएसडी dollar, हाँ, 1 billion dollar, not 1 billion, 1 billion US 1 dollar. बिलियन नहीं, सब लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो केस स्टडी दी हुई है ना यूनिकॉर्न के ऊपर, इसको आप लोग एक बार रीड लेना। इसको एक बार रीड लेना। जैसे यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट पैरा आप लिख सकते हो। यूनिकॉर्न इज़ अ टर्म व्हिच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी। प्राइवेट देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि एक बार आप पब्लिक हो गए, लिस्टेड हो गए तो आप स्टार्टअप नहीं हो आप। तो ऐसी जब आप प्राइवेट, बीइंग अ प्राइवेट कंपनी ओनली व्हेन यू रीच टू द वैल्यूएशन ऑफ 1 बिलियन यूएस डॉलर देन यू बिकम यूनिकॉर्न। So for a unicorn, the journey starts with the growth stage, and they are the disruptor which start out incredibly unique way to solve the problem. The reason this become unicorn, this becomes so successful is because all their solution fill a specific need in the new and efficient way. तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला पैरा बहुत अच्छा है। आपको यूनिकॉर्न के ऊपर अगर पैरा लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये फर्स्ट वाला पैरा आप लिख सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं, आपका अगर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा तो आप 6 पॉइंट लिखोगे तो सफिशिएंट है। यहाँ पर आपके 2 पॉइंट बन जाएँगे। 1 पॉइंट में आप ये लिख दोगे कि इंडिया में ये वाला आप लिख दोगे, ठीक है? कि 2021 में ही इंडिया के एग्जांपल पास एग्ज़ाम्पल्स लिख दोगे, 44 यूनिकॉर्न्स थे। एग्ज़ाम्पल्स लिखोगे आप यूनिकॉर्न के कि सम ऑफ द बिग यूनिकॉर्न्स जो आईपीओ भी ला चुके हैं वो ये हैं। अदर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ यूनिकॉर्न लिख सकते हो। 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे, इसमें से कोई मैम भी, वी कैन हाँ,
हाँ, डेफिनेटली यू कैन। बैंगलोर से सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, इतने मीम्स बनते हैं बैंगलोर से कि एक मीम मैं आपको सुना रही हूँ। एक मीम बैंगलोर में लोग ब्रेकअप के बाद ये नहीं बोलते हैं कि कैन वी स्टिल बी फ्रेंड्स? ऐसा नहीं बोलते हैं ब्रेकअप के बाद। बैंगलोर में लोग ब्रेकअप के बाद बोलते हैं कैन वी स्टिल बी स्टार्टअप को-फाउंडर्स? है। बैंगलोर यस, बैंगलोर से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स होते हैं एंड Even न्यू दिल्ली हाँ, यस, बॉम्बे, न्यू दिल्ली, इवन चेन्नई यू कैन सी साउथ से भी होते हैं, Kolkata, कोलकाता हाँ, Kolkata. these are the मेट्रो सिटी राइट? सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग सिटी हैं, सबसे ज़्यादा तो यहीं से ही आते हैं। तो इसको एक बार आप लोग रीड लेंगे। जैसे कोई भी आप 2-3 पॉइंट हाइलाइट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे और 2-3 पॉइंट पढ़ सकते हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये इतना बड़ा दिया हुआ है स्टार्टअप के बारे में, यूनिकॉर्न के बारे में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पॉइंट्स लिखोगे, तो 2 पॉइंट आपका फर्स्ट पैरा में हो गया, ठीक है? 2 पॉइंट आपका इधर एग्ज़ाम्पल्स में हो जाएगा, 4 पॉइंट हो गया। 2-3 पॉइंट्स और पढ़ लेना, इस पूरे पैराग्राफ को रीड करना, इस जो भी आपको 2 पॉइंट अच्छा लगेगा उसको हाइलाइट कर लेना, 7 पॉइंट तैयार कर लेना और अगर यूनिकॉर्न के बारे में आएगा तो उतना लिख देना। ठीक है? ठीक है? यस। और ये दोनों केस स्टडी आप लोग एक बार रीड लेंगे, ज़ोमैटो की और डिलीवरी की। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी एक बार आप लोग बस इसको रीड लेंगे, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस एक बार रीड लेना है कि अगर किसी दूसरी कंपनी की भी केस स्टडी आए, तो आप खुद से एनालाइज़ कर पाओ। राइट? तो हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। बस आपको एक बार रीड लेना होगा, अगर आ भी जाता है इन केस तो आप अपने मन बट अकॉर्डिंग टू मी नहीं आना चाहिए, बट अगर आ भी जाता है तो एक बार आपको रीड छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, समझना है, याद नहीं करना है। ये जो डिलीवरी और ज़ोमैटो केस स्टडी है, इसको बस समझना है एक बार रीड करके, याद नहीं करना है और इसी के साथ हमारा स्टार्टअप वाला लेसन होता है कंप्लीट। कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली या तो एमएसएमई स्टार्ट करेंगे या तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। कल लेक्चर होगा। क्या? आई कैन टेक लॉ अ, अच्छा ठीक है, अगर सी-लॉ हुआ तो वी विल टेक इट इन द टाइमिंग ऑफ जेआईजीएल राइट? 30 एक बार मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। होगी तो आई विल जस्ट इन्फॉर्म इन हाफ एन आवर। आई विल इन्फॉर्म इन हाफ एन आवर 1 बजे तक 1 तो बज रहा है। 1:30 तक आई विल इन्फॉर्म इन ग्रुप वेदर वी विल हैव सी-लॉ लेक्चर और नॉट। अम, अगर होगा तो आई विल इन्फॉर्म, नहीं होगा तो आई विल नॉट ड्रॉप एनी मैसेज। अगर होगा सी-लॉ लेक्चर तो विथिन हाफ एन आवर बाय 1:30 आई विल इन्फॉर्म। इन केस देयर इज लेक्चर देन आई विल ड्रॉप अ मैसेज। अदरवाइज देयर विल बी नॉट। चेक इट नाउ। चेक इट पक्का। So this we are ending our today's lecture. Tomorrow we'll start with new lesson. हाँ कशिश बोलो। हाँ कल क्लास होगी। यस। हाँ दोनों होगी। फिर बाय बाय। बाय।